अपने ही अंदर यदि शांति मिल गई तो सारा विश्व शांतिमय प्रतीत होता है। अप्राप्य के प्रति असंतोष और प्राप्य के प्रति उपेक्षा का भाव ही अशांति का जनक है। इस अवधारणा पर हम मनन करेंगे तो प्राप्त करेंगे असीमित सुख। इस सृष्टि में जो सार्वभौम सत्ता है उसके प्रति हमें नतमस्तक होना चाहिए। हमें उसके प्रति आभारी होना चाहिए क्योंकि उसी ने इस पंचभूत के पुतले को ज्ञान का दिग्दर्शन दिया है। इसी दिग्दर्शन की बदौलत हमारे पास तर्क वितर्क की क्षमता है, सही और गलत को पहचानने की योग्यता है। अपने इस जीवन में हम उस सार्वभौम सत्ता का सदैव स्मरण करें और उसके चरणों में स्वयं को समर्पित कर दें, तभी हमारा हो सकेगा कल्याण। यही है मनन मनन मनन। नमस्कार। भारत में प्रसारण की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से हुई। दूरदर्शन केंद्र की शुरुआत के बाद से अनेक कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू हुआ। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पर आधारित कार्यक्रमों के बाद धारावाहिक का युग शुरू हुआ
और धारावाहिक के युग में हम देखते हैं कि हम लोग बुनियाद से लेकर रामायण, महाभारत और फिर इसके बाद शक्तिमान जैसे धारावाहिक घर घर में पहुंच गए और दूरदर्शन की लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दिया। लेकिन इस दौर में रामायण और महाभारत के तो अनेक कलाकार ऐसे रहे जो घर घर में उनकी पूजा होने लगी। वो ज़्यादातर लोग उसमें टाइप्ड होकर के रह गए, कई कलाकार जिन्होंने रामायण और महाभारत में महत्वपूर्ण पात्र निभाए, लेकिन उसके बाद जब कहीं और पात्र निभाने के लिए गए तो शायद उनको हमारे दर्शकों ने उतना स्वीकार नहीं किया। लेकिन कुछ एक मल्टी टैलेंटेड कलाकार ऐसे भी थे जिन्होंने एक भूमिका को चरम पर पहुंचाया तो उसके बाद दूसरी भूमिका में भी उन्होंने उतनी ही लोकप्रियता हासिल की। ऐसे ही एक कलाकार आज सुप्रभात में हमारे साथ में है, जिन्होंने शक्तिमान के रूप में एक सुपर हीरो की इमेज पूरे देश में पहली बार एक सुपर हीरो के रूप में अपने आप को स्थापित किया, और दूसरी तरफ भीष्म पितामह के रूप में, महाभारत के भीष्म पितामह के रूप में लोकप्रियता के नए आयाम स्थापित किए। तो स्वागत करते हैं ऐसे महान कलाकार श्री मुकेश खन्ना साहब का। प्रणाम तातश्री। नमस्कार, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव वत्स, आयुष्मान भव। हम यही आयुष्मान भव की कल्पना आपसे करते हैं, और आयुष्मान भव की अब आज की उम्र में हम देखते हैं कि अभी भी आप युवावस्था के दौर में ही चल रहे हैं एक तरह से, और उस दौर में जब बुजुर्ग लोग भी आपसे जब आयुष्मान भव की कल्पना करते हैं तो कैसा लगता है आपको? देखिए सर, मैं हर पल, मेरी जिंदगी का हर पल मैं दो रूप लेके चलता हूँ। 25 साल पहले भीष्म पितामह जी मेरे साथ आए थे, जिसको हटाने के लिए इमेज को मैंने शक्तिमान बनाया। शक्तिमान पॉपुलर हो गया, पितामह जी अभी भी पीछे आ रहे हैं। अगर मैं एक छोटी सी घटना आपको बता दूं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कैसे जीता हूं। मेरे पास मुझसे डबल उम्र की माता जी आके ऐसे खड़ी हो जाती, हालांकि डबल उम्र नहीं हो सकती क्योंकि मेरी उम्र ही 160 साल है, पर वो आके खड़ी हो जाती है ऐसे। तो मैं कहता हूँ, माता जी आप बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद आप दीजिए। बोले नहीं नहीं नहीं, आप तो पितामह हैं, ये मेरी बहू है, मुझे बोलना पड़ता है अखंड सौभाग्यवती भव। साथ में ये कहती है कि हम तो आपको पितामह की तरह जानते हैं, ये बच्चा पागल है आपके लिए, शक्तिमान के लिए। और बच्चा ऐसे देखता है मुझे और बच्चा हमेशा मेरा कोट पकड़ता है, ए उड़ के दिखाओ ना। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं उसको बोलता हूँ, बोलता है ए जादू करके दिखाओ ना। तो मैं बोलता चुप, कोई उड़ना नहीं होता, कोई जादू नहीं होता, सब कंप्यूटर में होता है। पर ये दो रूप हर पल मुझे जीने पड़ते हैं। शक्तिमान, तो तुम अंधेरे की तलाश में थे। लो, अंधेरा आज तुम्हें गुलाम बनाकर खुद यहाँ ले आया है, अंधेरे का गुलाम। पाप सिर्फ कमजोर लोगों को अपना गुलाम बना सकता है तमराज गिलविश। हाँ, मुझे अंधेरे की तलाश थी क्योंकि मेरा मकसद अंधेरे का सर्वनाश करना है। लगता है कुछ गड़बड़ है, चलो बाहर, चलो भागो। रूप आप बहुत जिंदा दिली के साथ में सफलतापूर्वक जी रहे हैं, और इसके बाद तीसरा रूप आपका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, जब आप पूरे देश के लिए चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर बच्चों की फिल्मों को बनाने से लेकर के उनके डिस्ट्रीब्यूशन और बच्चों को फिल्म दिखाने तक का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। 1955 में स्थापित हुआ हमारा चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी आज एक महत्वपूर्ण मोड़ के ऊपर आकर के खड़ी हो गई है। आपके मार्गदर्शन में उसको उल्लेखनीय कार्य इसमें हो रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि बाल फिल्मों के बारे में क्या महत्वपूर्ण कार्य है? देखिए, जब से मैंने, अब मेरे साथ 1.5 साल होने आए, शायद 1 साल 1.5 साल,
मैंने जब एंटर किया अपनी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के चेयरमैन ऑफिस में, और बाद में जब वहाँ की डिटेल्स मुझे मालूम पड़े, मैं 15 सालों से बच्चों के बीच में बड़ा हो रहा हूँ, तभी मैं कहता हूँ मेरी उम्र बड़ी नहीं होती, मैं बच्चा होता जा रहा हूँ। पर जब मैंने देखा कि हमारे पास 250 फिल्में हैं, लेकिन मुझे जर्नलिस्ट तक पूछते हैं सर ये फिल्में कहाँ मिलती हैं हमें, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हमने 250 फिल्में बनाई है, हमसे बड़ा कोई प्रोड्यूसर नहीं हो सकता। लेकिन इसमें से कुछ एक फिल्में लोगों ने ध्यान से देखी होंगी, सारी फिल्में या तो फेस्टिवलों में जाती हैं या स्कूलों में दिखाई जाती हैं, प्रिंसिपल बिठा देता है बच्चों को, बच्चे ऐसी बैठ के देखते हैं। इट हैज़ नेवर बिन रिलीज्ड इन द थिएटर। और मैंने आते ही यही पॉइंट चेंज किया, मैंने कहा ये लक्ष्य हटा दो। हमारे क्या होता था, हमारे चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के मंच को सो कॉल्ड आर्ट फिल्म मेकर, जो आई डोंट बिलीव इन इट बट देर इज एन आर्ट फिल्म मेकर्स, जिनकी फिल्में शाह बनती थी, जिस ज़माने में आपको नसीरुद्दीन शाह भी थे, ओमपुरी भी थे, शबाना आज़मी, स्मिता पाटिल, वो सारी फिल्में बनाने सडनली बंद हो गई। उनको लगा कि ये चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का मंच ऐसा है, इसके थ्रू हम कांस भी जा सकते हैं, नेशनल अवार्ड की तरफ जा सकते हैं। मैंने कहा ये मंच क्यों यूज़ किया जा रहा है, ये बच्चों की फिल्में हैं, बच्चों की फिल्में बनाइए, और जो फिल्म फेस्टिवल में जाएगी वो रिलीज़ होगी, वो ज़रूरी नहीं है बच्चे तक रिलीज़ भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसकी मेकिंग अलग होती है। फेस्टिवल की मेकिंग ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, बच्चों की मेकिंग होती है जुप 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 जुप। अब बच्चा अगर वहाँ बैठेगा भाग जाएगा। मैंने क्या किया, आते ही कहा, मैंने कहा कि जो भी फिल्में फिल्म थिएटर में जा सकती हैं उसको सेलेक्ट करो। सिलेक्शन की मैंने प्रक्रिया चेंज कर दी। 10 में से 9 फिल्में मैंने साइड में रख दी, मेरे पास जब पड़ी थी, दिखाई गई, उसमें एक सॉकर बॉयज़ था, मैंने कहा ये फिल्म बच्चे देखेंगे, बाकी ये फिल्में बड़ों के लिए बनाई गई है, रॉन्ग है। फ़र्क क्या होता है, यहाँ पर टिकट खरीद के पिक्चर देखना होता है, वहाँ पर जूरी का मेंबर वो पकोड़े खाते खाते, समोसे खाते खाते फिल्म देखता और अवार्ड देता। कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल, सवाल ही नहीं उठता। मेरी माँ भी क्या करती होगी? आपकी माँ इस वक्त कैसे बताऊं इसको, सो रही होगी। अच्छा सुनो, आप मेरे लिए एक काम करोगे? मेरे काम के लिए मुझे कुछ बैटरीज चाहिए, आप लेके आओगे? लकी हूँ। लकी? छोटा बड़ा मैं मम्मी का चेहरा भी भूल जाता हूँ। ऐसी बात है। अब मैं इस फोटो को संभाल कर रख देता हूँ, इसमें रख देता हूँ। और याद रखो, मेरे लिए तुम्हें बैटरी लेके आना। और सुनो, मम्मी के बारे में ज़्यादा मत सोचो, परेशान हो जाएगी, बहुत परेशान। और ये तो तुम नहीं जाते, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और जाके फिर थोड़ा सा खेल के मेरे लिए बैटरी ले आओ। खेले, आगे तेरे बहुत काम आएगा। सच में? सच्ची में। जैसा मैं करता हूँ वैसा करो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हाँ, कैसे बच्चे को बिगाड़ रहे हो, ऐसे हरकतें सिखा रहे हो उसे? आप इन पर गुस्सा मत करिए, हम मिलजुल के रहते हैं। हाँ, आपको पता है, ये 20 किलोमीटर की रफ्तार से थूक सकते हैं और ये अपने सारी हड्डी क्रैक कर सकते हैं। पता नहीं कैसे पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं इसे। मेरे मामा दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। वो रेलवे ट्रैक पर हजारों लोगों की जान बचाते हैं। तुम अभी के अभी घर जाओ और अपने मामा को बताओ मैं पुलिस लेकर आ रही हूँ। शर्त लगा लो, वो आपके जैसे नहीं छूट सकती। क्या कहा? तमीज नहीं है बड़े छोटे से बात करने की? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मेरे मामा हमेशा कहते हैं कि बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए। वो कौन थी? बेटा वो पुलिस वाले की वाइफ थी। पुलिस की वाइफ? हाँ। अब तो मुझे मामा को एक खबर पहुंचानी होगी।
आप सब लोग ऊपर आ जाइए। और अगर बाल फिल्मों की बात करें तो आज के दौर में शायद सबसे बड़ी ज़रूरत है कि बच्चे उन कमर्शियल फिल्म देखने के लिए बाध्य हो जाते हैं अगर उनको अच्छी फिल्में देखने को नहीं मिलेगी तो इस संबंध में शायद महत्वपूर्ण दायित्व चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का भी है कि वो बच्चों तक इन अच्छी फिल्मों को, उद्देश्यपूर्ण फिल्मों को, जो किसी न किसी स्वरूप में लोगों में चेतना का जागृति करें, राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़ाएं, इस तरह की संभवतः ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत सही फरमाया आपने। यही मेरी भी एक दूसरी शिकायत है कि हमारे यहाँ के बच्चे, हर बचपन में बच्चा बच्चों की फिल्में देखना चाहता है, पूरी बचपन इंतजार करता है, लेकिन देखता क्या है अल्टीमेटली, आया के साथ बैठकर सास भी कभी बहू देख रहा होता है जो नहीं देखना चाहिए, या फिर वो इतने छेद करूंगा कि मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसी फिल्में देखते हैं जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए। क्यों नहीं क्या करे बेचारे, उनके पास फिल्में नहीं हैं। और हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर्स थोड़े से घबराते हैं चिल्ड्रन फिल्म बनाने के लिए। मैं उनको कहता हूं कि आप 250 करोड़ खर्च करके बाहुबली बनाते हो, 10 करोड़ खर्च करके बच्चों की फिल्में बनाओ, हमारे देश के फ्यूचर है ये सब। आप क्या करते हो? आप बैठे हो वहां पर। और अल्टीमेटली मैंने कहा कि अब जो भी फिल्में बनेगी वो थिएटर में जाएंगी और फिल्में बच्चों को दिखाओ, क्योंकि बच्चों को उनकी फिल्में मिस हो रही हैं, बच्चों से उनका बचपन छीना जा रहा है। मैं चाहता हूं कि बच्चों को ये सारी फिल्में, 250 फिल्में जो जिन्होंने भी बनाई हैं वो बच्चों तक पहुंचती, तो बच्चों के पास वक्त नहीं होता इन सब बकवास चीज़ों को देखने का। तो कोशिश मेरी यही है कि अब हमने अभी एक और अच्छी खबर, मैं दूरदर्शन में बैठा हूं तो दूरदर्शन के लिए एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि मैंने लड़कर झगड़कर समझाकर बुझाकर मैंने एक स्लॉट अप्रूव करवाया है दूरदर्शन नेशनल पर। हर शनिवार को 12 से 2 घंटे का स्लॉट हमारे लिए डेडिकेटेड स्लॉट मिल गया हमको। साल भर ये स्लॉट चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का रहेगा, जहां हम पुरानी नई सब फिल्में दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, एक खूबसूरत मंच मिल गया दूरदर्शन का। और दूरदर्शन की रीच पूरे देश में किसी भी चैनल से सबसे ज्यादा है, तो उसको और ज्यादा फायदा मिलेगा। घर घर में इस फिल्म को देखा जा सकेगा और बच्चे इन तरह की फिल्में देखेंगे तो और ज्यादा संस्कारवान होंगे। मुकेश जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि जब आज चाइल्ड फिल्म्स की बात करते हैं तो अभी भी लोग उसी पुराने ढर्रे पर चले रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज बच्चों की फिल्म आपने शक्तिमान किया और शक्तिमान ने घर घर में लोकप्रियता हासिल की, तो चाइल्ड फिल्म्स भी ऐसी भी बन सकती है जो बेहद लोकप्रिय कमर्शियल तरीके से भी हो सकती है। ऐसी ही बननी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम क्या समझते हैं, बच्चे हैं। मेरी माता जी भी वो चारा न देके बता देती, चल जा अभी खेल के। हमें बच्चों के लिए बड़ों को बड़ी चीज़ बनानी चाहिए, जो मैंने बनाई। शक्तिमान मैंने बनाई, किसी ने नहीं बनाई थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ पर तार पे लटकना पड़ता है, स्काई स्क्रैपर्स पे जाना पड़ता है, स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन यही चीज़ बच्चे आज चाहेंगे। बच्चे आजकल के बाप बन गए, उनके पास मोबाइल है, दुनिया भर की रीच है, हर चैनल देखते हैं बैठ के, वो लोग एनिमेशन देखते हैं। उनके लिए एक ऐसी चीज़ बनाओ जो वो देखना चाहें। उनके लिए ये आप मैसेज देना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन मैसेज देने के लिए बच्चा बैठे तो मैसेज दोगे। आपकी फिल्म में अगर 5 मिनट 10 मिनट में बच्चा भाग गया तो मैसेज तो आपके पास पड़ा रहा। आप उनको होल्ड कीजिए, जो मैंने शक्तिमान में किया। आप उनको दोस्त बनिए। उनको दोस्त बनाने के बाद आप उनको कुंडलिनी शक्ति भी सिखाओ, कुछ भी सिखाओ। वो लोग ऐसे बैठ के देखते हैं और देखें। मैंने कहा था, एक पहला मंत्र था शक्तिमान का, सिट टॉलेस्ट, वॉक टॉलेस्ट, स्टैंड टॉलेस्ट। बच्चा ऐसा हो जाता है, हाँ सीधे बैठो। पहले बच्चे वो सुनते हैं मेरी, क्योंकि मैंने दोस्त बनाया। चिल्ड्रन फिल्में दोस्त बनकर, उनको समझकर, उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्टिंग फिल्म बनानी चाहिए। एक फिल्म आई थी नटवरलाल, अगर आपको याद हो, जिसके अंदर एक गाना था सिर्फ अमिताभ बच्चन का, आओ बच्चों तुम्हें शेर की कुछ कहानी सुनाता हूँ। कुछ नहीं था पूरी फिल्म में बच्चों के लिए, लेकिन उस फिल्म थिएटर में मैंने 8-8 बच्चों को, माँ बाप को पकड़ के अंदर घुसते देखा। सो अगर वो पुल कर सकता है तो आप क्यों घबराते हो? मैं ये कहता हूँ, बच्चों को पकड़ो, माँ बाप फ्री आते हैं। आज शक्तिमान, माँ बाप बच्चों को बोलते देख। सो यू मेक इंटरेस्टिंग फिल्म। कोई उसमें ट्रेजेडी नहीं होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग वे से एक मनोरंजक फिल्म। एक फिल्म मेरी अभी जो बनकर तैयार हो गई थी, मैंने उसका एंडिंग चेंज करवाया। गौरू करके फिल्म है जो कल दिखाई भी गई थी, उसका ट्रेजिक एंड था। मैंने कहा ट्रेजिक एंड नहीं चाहिए मुझे। दादी क्यों मरती है, उसको मत मारो।
मैंने उसको चेंज करा के फ्रीज करवा के उसको चेंज करा। मैंने कहा बच्चा निकले तो बोले गौरू ने करके दिखाया तो मैं कर सकता हूँ, और गौरू ने नहीं किया एंड में मर गई दादी तो फिर मैं भी क्या करूंगा। सो मैसेज हैज टू बी पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक भाव क्रिएट। एग्जैक्ट, बहुत सही कहा आपने। और सबसे जो जयपुर में आपने चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल किया, नेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल, आपने करीब 40 फिल्मों का प्रदर्शन जयपुर के 10 थिएटर्स में किया है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी आपको बच्चों का मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे जयपुर में बच्चों? मैं देखिए ये जयपुर हम हर 2 साल में एक इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल करते हैं जो हैदराबाद में होता आया है पिछले 95 से, जिसको भी मैं रोटेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि जयपुर पे लाया जाए, खैर वो अभी तक नहीं हुआ है, पर बीच के सालों में हम नेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल करते हैं, जो ये सेकंड वन है। पहला दिल्ली में हुआ था, हमने चला ये इसको यहाँ करते हैं, तो ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है। मैं तो इंटरनेशनल को भी हिलाना चाहूँगा, क्योंकि आपकी जयपुर नगरी बहुत सांस्कृतिक से कल्चर से भरी हुई, कलर्स से भरी हुई एक वाइब्रेंट सिटी है, जिसके अंदर दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं। उन बच्चों को, उनके बच्चों की, ये हमारी गौरू भी आपके राजस्थान में शूट की हुई फिल्म, मेरा ये था कि चलो जयपुर में करते हैं। हमने बहुत कम टाइम में ये डिसीजन लिया और बहुत कम टाइम में हम यहाँ पर आए। हमें खुशी है, जयपुर वालों में कल आपके मिनिस्टर साहब ने भी एक कहा कि आप यहाँ पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कीजिए। बहुत अच्छी बात है। राजस्थान में इससे पहले उदयपुर में 1994 में एक बार इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल हुआ था। अब आपके साथ दोबारा आपके कार्यकाल में कोशिश करूंगा मैं। अब मुझे कोई विजयी भव पुत्र बोल दे तो मैं विजयी हो जाऊंगा। बिल्कुल, आप सबको आशीर्वाद देते हैं तो जनता का आशीर्वाद भी आपके साथ में रहेगा। मेरे साथ भी। मुकेश खन्ना साहब, जयपुर के बारे में आपने बताया और जयपुर में संभवतः द ग्रेट मराठा उस सीरियल में भी आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसके इब्राहिम खान शूटिंग भी यहीं पर हुई थी। इब्राहिम खान गारदी थी और साथ में ये हमारे इरफान उसमें काम करते थे। मैंने वहाँ उस वक्त कहा था कि ये लड़का टैलेंटेड लग रहा है बहुत, और ये आगे कल उसने बात वहीं की भी उठाई कि मुकेश जी के साथ ग्रेट मराठा करते थे। और वो आपने सही भविष्यवाणी की। आज वो बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड में अपनी पहचान दिख जाता है। एक डायलॉग बोल दे एक्टर ना तो आप मालूम पड़ जाता है कि ये है इसके अंदर दम। खन्ना साहब, आपसे हमारे बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, वो जानना चाहेंगे आपका बचपन। बॉम्बे में आपने जन्म लिया, ईश्वर ने आपको बहुत खूबसूरत लंबाई दी और उस लंबाई का भरपूर फायदा भी आपने उठाया। तो बाल्यकाल, परिवार, थोड़ा सा उसके बारे में। देखिए क्या है, मैं बम्बई का पैदाइश हूँ, बम्बई में बड़ा हुआ हूँ। बम्बई में मैंने BSc LLB की है, बम्बई में मैंने जूडो किया है, आई एम ब्लू बेल्ट इन जूडो। वहाँ से मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पूना गया, सीख कर वापस आया और फिर मेरी फिल्म, बिकॉज मैं एक्चुअली प्लास्टिक इंजीनियर बनना चाहता था। और आज ये आयरनी है कि मैं शक्तिमान बन के प्लास्टिक का विरोध कर रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आयुष्मान भव कहना लिखा था, इसलिए मैं लॉयर नहीं बना। मैं BSc LLB लॉ मैंने किया, पर लॉ स्कूल, मैं एक बात कहना चाहूँगा आज के बच्चों के लिए कहना चाहूँगा, आज के बच्चे बचपन नहीं जी रहे। हमने बचपन में अपना बचपन जिया था। आज का बच्चा जो है वो ऐसे बिस्तरा लेके आता है, बिस्तर उसका वो बस्ता नहीं बिस्तरा होता है, और आके जैसे आता है माँ कहते चल चल मुँह धो, तेरा ट्यूशन टीचर आ रहा है। हमारे ज़माने में ट्यूशन नहीं होता था, बीमार को ट्यूशन मिलता था। हम तो आते थे, बस्ता ऐसे फेंकते थे, नीचे गोटियां खेलते थे जाके, और गोटियां खेलने में खेल के साथ साथ विटामिन D भी मिल जाता था। एग्जैक्टली, सूरज मिलता था। आज के बच्चे घर में बैठ के कंप्यूटर में टिक 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 करते हैं, अंगूठा मोटा हो जाएगा, दिमाग मोटा हो जाएगा, शरीर ऐसे का ऐसा रहेगा। मैं आज के बच्चों को कहता हूँ बाहर जाओ, ये व्हाट्सअप से बाहर निकलो, ये चिट चैट से बाहर निकलो। ये जितने भी ये सब व्हाट्सअप में बैठते हैं, ये लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा आगे जाके। हमने बचपन जिया है। फिर मैं स्कूल से मैंने BSc किया। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, पर मेरी किस्मत में वही कहा कि आयुष्मान भव लिखा था। लॉ ज्वाइन किया ओनली टू डू एक्टिंग ऑन 3 years ऑफ कॉलेज स्टेज। वहाँ मुझे लोगों ने कहा सर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप फिल्में क्यों नहीं करते, आपके भाई फिल्म बना रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं पहली फिल्म मैं और सीखूंगा जाके। और फिर मैं पूना 2 साल के लिए गया।
साथ थे। FTI का कोई संस्मरण आपका? देखिए FTI में मैंने जितना सीरियसली लिया है शायद बहुत कम लोग लेते हैं। वहाँ जब 20 लड़के लड़कियाँ पहुँचते हैं तो वो समझते हैं कि अभी तो हम स्टार बन गए, मुंबई जाएंगे तो लोग बोलेंगे आओ आओ। ऐसा नहीं होता। आपको 2 साल मिलता है। 2 साल मैंने अपनी आवाज़ पे काम किया है। जो लोग, मेरी आवाज़ इतनी फास्ट होती थी कि मेरे बड़े भाई जिन्होंने मुझे पुश किया वो कहते पकौड़े मत तलो, तुम ऐसे दांत बंद करके बोलो। मैं बहुत फास्ट बोलता था, आप मेरे समझने की कोशिश करते, पहले आप उसको मत करो। अब मुझे कभी कभी दुख होता है वही बड़े भाई महाभारत नहीं देख पाए। आज मुझे लोग डायलॉग के लिए जानते हैं। मैंने अपनी आवाज़ पे काम किया। इंस्टीट्यूट में आपको 2 साल मिलते हैं। 2 साल में आप फिल्में देखते हैं हर शाम को, आप अपने बॉडी पे काम कर सकते हैं, आप अपने इम्प्रोवाइजेशंस कर सकते हैं। चंद लोग होते हैं जो फिल्मों में एक्सेप्ट हो जाती है, बाकी लोग जो है शादी करके सेटल हो जाते हैं। तो मेरी कैरियर में शुरुआत हुई। उसके बाद में मैंने 10-15 फिल्में एज ए हीरो की। मेरी संभवतः 1981 में रूही मेरी पहली फिल्म थी। और वही मैंने कल कहा था, अनिल कपूर के साथ में मेरी उसकी बहुत 7 दिन रिलीज़ हुई थी, मेरी दर्द दिल हुई थी, वो रूही रिलीज़ हुई थी। और उसके बाद में वो बन गए मिस्टर इंडिया, मैं बन गया शक्तिमान। ये कल ही मैंने कहा उनको। उसके बाद में फिर मेरी फिल्में महाभारत आया और लोग पहले मुझे कहा कि ये तो फ्लॉप हो गया। इसकी मेरी 4-5 फिल्में रिलीज़ हुई, रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल। 6 हफ्ते 7 हफ्ते बैठ गई। सबने कहा मुकेश खन्ना तो अभी नहीं चलेगा। अब महाभारत आया, मुझे कास्ट किया, स्टार्ट हुआ। लोग पूछे आप कहाँ थे अभी तक? मैंने कहा मैं यही था, आपकी निगाहें नहीं पड़ रही थी। फिर 60 फिल्में की महाभारत के बाद। फिर महाभारत की बात अगर हम करते हैं तो महाभारत में जैसा हमने सुना कि संभवतः आपको पहले दुर्योधन का रोल ऑफर। एग्जैक्टली, वो भी तभी मैं कहता हूँ कि मुझे किसी ने अगर बनाया है तो ऊपर से बनाया है। मुझे दुर्योधन ऑफर किया था चोपड़ा साहब ने। गूफी ने कहा था, मैंने कहा मेरे अंदर से विलन नहीं निकलता, मुझे हीरो मारेगा मैं लुक दूंगा, आप बोलोगे कम करो, मेरे से कम नहीं होगा। दुर्योधन नहीं मिला, मुझे अर्जुन कर्ण करना था। फिर मुझे उन्होंने एक ऑफर किया द्रोणाचार्य का रोल। अब मैंने हाँ कह दिया। मेरे भाई साहब बैठे थे साथ में, बोले तू पागल है, दुर्योधन मना करता है, 1 मैन अगेंस्ट 5 पांडव कृष्णा, और तू एक गुरु का रोल कर। मैंने कहा महाभारत में एवरी कैरेक्टर इज योद्धा, इट ऑल डिपेंड्स आप उसको डिपिक्ट कैसे। मैंने बचपन में जितनी महाभारत पढ़ी है, मैं कह सकता हूँ इस कमरे में जितने हैं उन सबसे ज़्यादा पढ़ी है। इवन BR कैंप को भी मैं बताया करता था कि शकुनी सात्यकी कौन है। मैंने बचपन में महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर की हमारे घर में पढ़ी रहती थी, मैं उसको पूरा चाट गया था बिकॉज ऑफ द वॉर सीन्स। मैं पढ़ के सुनाता था, शायद वो मुझे काम आया। और फिर मुझे द्रोणाचार्य, मैंने हाँ कहा, लेकिन मेरी किस्मत में लिखा होगा जो भीष्म का रोल कर रहा था वो मुहूर्त में नहीं आया। मुझे फ़ोन आया गूफी का, चल तू आजा, तेरा रोल। मैंने कहा अभी तो बच्चे पैदा होंगे, बड़े होंगे। बोला नहीं कुछ हो गया, तू आजा। मालूम पड़ा आई थिंक विजेंद्र गाडगे वॉज सपोज टू, एवरीबडी नोज अबाउट इट। विजेंद्र गाडगे ने फिर नहीं, शायद उसको लगा बाल सफ़ेद करने पड़ेंगे, पता नहीं क्या था। ही डिडंट कम फॉर मुहूर्त। चोपड़ा साहब ने कहा मुकेश को बुलाओ, एंड नेक्स्ट डे मेरा ड्रेस बनी। सो ये किस्मत में, डेस्टिनी में लिखा गया था ना। ये गूफी जानता था जो कास्टिंग कर रहा था, चोपड़ा साहब भी मुझसे कह रहे थे मुकेश आई लव्ड योर ऑडिशन, आई वांट टू गिव यू वन ऑफ द बेस्ट रोल्स। और संभवतः बेस्ट रोल बन ही गया। और भीष्म पितामह के रूप मुझे विनोद खन्ना ने एक बार कहा था, हम लोग साथ में लिफ्ट में थे, मुकेश यू गॉट द क्रीम ऑफ महाभारत। मैंने कहा बस किस्मत में, डेस्टिनी में लिखा हो। भीष्म पितामह का व्यक्तित्व आपने जबरदस्त तरीके से जिया। इतना जिया है कि मेरी शादी नहीं हुई पुत्र। ये मत कहो मैं जिया नहीं है, बस मेरे आज भी जी रहे हैं उसको। बस होगा किस्मत में, यहाँ लिखा होना चाहिए शादी। तो मैं कभी भी नहीं कहता हूँ कि पितामह मैंने कोई प्रतिज्ञा ली है, बट मैं कहता हूँ अगर जीने की बात कर रहे हैं तो। भीष्म पितामह को तो कोई कहते हैं कि कोई श्राप लगा हुआ था इसलिए शादी नहीं हुई। संभवतः आपको श्राप नहीं होगा, इसलिए हो ही जाएगी, हमारी तो शुभकामनाएं। श्राप तो नहीं था, उन्होंने खुद प्रतिज्ञा ली थी अपने पिता की खुशी के लिए। श्राप नहीं था वो एक, हालांकि बाद में कहते हैं कि शापित वरदान है, विदुर को कहते हैं। ये शाप मुझे पिता ने आशीर्वाद दिया कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम नहीं मरोगे। भीष्म पितामह के व्यक्तित्व क्या कहना चाहेंगे, भीष्म पितामह के ओवराल व्यक्तित्व के बारे में? देखिए, अगर आप मुझे फिजिकली पूछें, अगर हम फिल्म लाइन के हिसाब से पूछें, एक्टिंग के हिसाब से पूछें, तो उसका एक अलग मीनिंग होता है कि मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा रोल कहीं किसी को मिलता है, ये किस्मत से मिला है। डॉक्टर राही साहब ने जो लिखा है उस ऐसा डायलॉग्स कभी नहीं लिखे गए, ऐसी डेथ सीन किसी एक्टर को नहीं मिली होगी। 58 दिन बाणों की शैया पर लेटा लेटा वो भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे। तो वो जो आप इमेजिन कीजिए, लोगों को गोलियां लगती हैं, लोग मरते हैं। मनोज जी को भी इतनी गोलियां खाने के बाद में मरते 15 मिनट बिता दिए थे, बट ये डेथ सीन बाणों की शैया के ऊपर एक आदमी लेटा हुआ है, इट्स अमेजिंग। बाकी अगर आप बात कहो पितामह के कैरेक्टर की, तो मैं समझता हूँ ऐसा कैरेक्टर से सीखना चाहिए, आज के नेताओं को सीखना चाहिए।
कि यहाँ चाहते तो 2 लाफे धृतराष्ट्र को मारते और कहते हट, शकुनी को मारते 4, तो ये युद्ध नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने पिताश्री को कहा है कि जब तक हस्तिनापुर चहुर से सुरक्षित नहीं हो जाएगा, मैं उसको, इसमें जो भी यहाँ बैठेगा उसको पिताश्री देखूं। इसको डायलॉग के रूप में सुनना चाहेंगे, हमारे बहुत सारे दर्शक डायलॉग्स भरे पड़े हैं मेरे तो। मुझे तो कभी कभी मैं फोन पे बोलता था, डॉक्टर साहब आपका एक वर्ड मिस कर गया। मैं बोला नहीं आमा तुमने अच्छा किया आज। और मेरा उनसे आर्ग्यूमेंट होता था, आप अच्छा लिखते हैं डॉक्टर साहब। बोला नहीं आप अच्छा करते हो। मैंने कहा नहीं आप अच्छा लिखते हो। बोला अरे आमा छोड़ो, 30% नहीं मिलता हमें, तुमने हमें अधिक दिया है। फिर मुझे लगा कि राइटर लिखता है डायलॉग, डायरेक्टर एक्टर उसको रेसिप्रोकेट करता है, 30% भी हम वापस नहीं करते। बहुत से डायलॉग्स हैं, अभी आप चाहो तो मैं बिल्कुल धृतराष्ट्र ने विदुर को एक बार निकाल दिया और पितामह जो है वो तमतमाते हुए हासिल दरबार में आते हैं और डांटते हैं, धृतराष्ट्र 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 धृतराष्ट्र, क्या तुमने ये निर्णय ले लिया है कि तुम हस्तिनापुर का विनाश किए बिना नहीं रहोगे? अरे पुत्र, जिस सिंहासन पर बैठे हो उसके नीचे तो आग न लगाओ, यह सिंहासन जल जाएगा, जल जाएगा यह सिंहासन। मुझसे क्या भूल हुई है पिताश्री? भूल? यदि तुम ये नहीं जानते कि तुमसे क्या भूल हुई है तो तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। वो एक व्यक्ति जो तुम्हारे सामने सर उठाकर सच बोल सकता था, तुमने उसे भी निकाल दिया। अरे मूर्ख, सत्य चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, सत्य फिर भी सत्य होता है। सत्य को सुनने, उससे सीखने और स्वीकार करने का साहस कर। भेज किसी को विदुर के पास और बुला भेज। यदि वो नहीं आया तो हस्तिनापुर में फिर कभी सूर्य उदय नहीं होगा। ये राजभवन तुम्हारे समेत अंधकार के गर्त में डूब जाएगा, डूब जाएगा हस्तिनापुर भी, डूब जाएगा जयपुर भी। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब डायलॉग्स। डायलॉग शानदार, और इतने लंबे डायलॉग को आपने एक सांस में। सर आप नींद से मुझे उठाओ तो मैं आपको 10 डायलॉग। ये लिखावट का चमत्कार, लिखावट के साथ साथ डायलॉग डिलीवरी, दोनों चीजें बराबर में तुलती गई। सर देखिए, एक छोटी लाइन बोलता हूं, परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं रह गया। अब देखिए कितना वजन है। मतलब सूरज जब डूबता है तो परछाई बड़ी हो जाती है, पर परछाई शरीर से लंबी, ये मतलब वजन से लिखा गया है। इसीलिए दिमाग में मेरे घुसा है, तो आज भी 25 साल के बाद बहुत बढ़िया, बहुत गहराई तक। तो मैं तारीफ करता हूं डॉक्टर राही साहब की, जिनकी वजह से पितामह के आज भी डायलॉग्स लोगों को याद है, कैरेक्टर याद है। अब मुकेश खन्ना साहब, आप शक्तिमान 2016 में दोबारा बनाने की आपकी योजना है, जिसको आपने बताया अभी। अब 58 साल की उम्र में उस शक्तिमान को फिर आप जीना। सर उम्र कुछ नहीं होती पुत्र, उम्र कुछ नहीं होती। उम्र वो होती जो आप दिखते हैं। आप अगर, आपको ये सुनकर हैरानी होनी चाहिए कि मैंने पितामह का रोल किया जब मैं छोटा था, शक्तिमान का रोल किया जब मैं बड़ा हो गया। मुझे याद है उस ज़माने में गांव में बूढ़ी औरतें दिखती थी, मैं जब हम लोग आते थे फंक्शन से कहीं अटेंड करने को, तो ऐसे करती थी, हो ये पितामह है। तो उम्र कुछ नहीं होती। मुझे आप क्या दिखते हैं स्क्रीन के ऊपर, कैसे अपने आप को करते हैं, ये शरीर, ये उम्र कुछ, मुझे अपनी उम्र कभी याद नहीं देते। मैं कितना बड़ा हूं मुझे नहीं पता। लेकिन आप मुझे 58 कहो, 158 कहो, 160 कहो, 25 कहो, 40 कहो, मैं कुछ फर्क नहीं। खूबसूरत ये भी रहा कि आपको इस उम्र का असर वहां नहीं था, लेकिन फिल्मों में फिरोज खान के फादर का रोल भी निभाना पड़ा, जिसकी वजह से मैंने शक्तिमान बनाया। जब फिरोज खान साहब मुझे डैड कहते थे, मैं बोलता था द डैड, तो लोग हंसते थे, सर आपको फिरोज साहब डैड बोलते तो हमें ऐसे। तब मैंने कहा कि ये इमेज को ब्रेक करना चाहिए, दाढ़ी को ब्रेक करूं, शक्तिमान बनाया। अब शक्तिमान वापस दोबारा आने वाला है, क्या नया कुछ शक्तिमान? सर एक तो पहले बता दूं कि मेरी दुविधा क्या है, मुझे शक्तिमान बनना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि मैं आज भी करोड़ों बच्चों से मिलता रहता हूं, मेरे हर स्कूल फंक्शंस में जाना पड़ता है, पिछले 15-17 साल से। आज भी बच्चा मुझे मिलता है, शक्तिमान 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 कहते, और मैं ये कर दिया तो सब खड़े हो जाते। तो मैं अक्षय कुमार को शक्तिमान नहीं बना सकता, मैं शाहरुख खान को नहीं बना सकता, क्योंकि अभी भी मैंने अभी 10 kg कम किया, मुझे और भी कम करना है। आई हैव टू कम, बिकॉज अभी भी आइडेंटिफिकेशन मेरी शक्तिमान के बच्चों के साथ आज जितनी है किसी और एक्टर की नहीं बनेगी आगे जाके। मैं शायद हम इसमें एक छोटे बच्चे को भी इंक्लूड करेंगे जो आगे चल के और शक्तिमान बने। भारतीय फिल्मों की बात करें या टेलीविजन की बात करें, अगर पहला सुपर हीरो का खिताब जाता है तो वो सिर्फ आपको जाता है। आपके बाद बहुत सारी फिल्में भी बनी, रावण उनमें से एक थी जिसमें शाहरुख खान ने किया, अनिल कपूर जी की थी, तो लेकिन इन सब के बावजूद भी सुपर हीरो नहीं बन पाया, क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि ये रावण बनी थी, रावण सुपर हीरो नहीं हो सकता।
रावण का कैरेक्टर, उसको आप टर्मिनेटर बोल सकते हैं क्योंकि एक गेम शो से निकला हुआ एक आदमी निकला है। और वो कृष आगे चल के बन सकता है, अभी तक नहीं बना, अभी तक उसने सिर्फ बाप को बचाया। जब पूरे विश्व को बचाएगा तो सुपर हीरो तो संभवतः बनेगा। बहुत खूबसूरत बात है आपसे। तो हमारे क्या है ये और फिर ये हमारी माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ शक्तिमान है। बहुत बढ़िया। पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री, एक आम आदमी अपनी कुंडलिनी जगा के अब तो वो सुपर हीरो, उसके पीछे मिथ है। रावण में जब वो ट्रेन को रोक के बाहर आके खड़ा हो जाता है वीटी स्टेशन पर, तो लोग ऐसे दिखते हैं, कोई ये नहीं बोलता कि ये कौन है। अगर वही शक्तिमान बोलता शक्तिमान शक्तिमान, वो नहीं। सो दैट्स अ डिफरेंस। और सुपर हीरो का इमेज जो होता है वो बच्चों के साथ तब जाता है जब आपकी, अभी मेरी जिंदगी में मैंने आज तक शराब नहीं पिया, आज इतने सालों से मैंने बियर तक नहीं चखी है, सिगरेट नहीं पी है। मेरी इमेज आज भी वो है जो दिखती है मेरे फेस पे और बच्चे जानते हैं। हाँ, मेरी सारी ताकतों का राज सिर्फ योग ही है। अब तुम्हारे डरपोक होने का राज मेरी समझ में आ गया है। तुम्हें पता है ये सुपारी, ये पान मसाला, ये गुटखा, ये जर्दा शरीर के लिए कितना हानिकारक होता है। अगर तुम्हें इसकी आदत पड़ जाए तो न तुम ठीक से एक्सरसाइज कर सकते हो न ठीक से पढ़ सकते हो। लेकिन शक्तिमान, जर्दा, गुटखा और सिगरेट पीने वाले लोग काफी जीनियस होते हैं। पान मसाला तो उच्च लोगों की पसंद है, और गुटखे में इतनी ताकत होती है कि हीरो गुटखा खाकर सारी गुंडों को अकेले पीट देता है। तुम लोग झूठे भ्रम जाल में फंस रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जहर को अमृत बनाकर बेचा जा रहा है, और वो जहर दिनों दिन देश के बच्चे बूढ़ों के नसों में घुलता जा रहा है। मेरे ख्याल से ऐसे सारे उद्योग धंधों को बंद हो जाना चाहिए जो समाज के लिए जहरीले हों। लेकिन शक्तिमान, अगर गुटखा, जर्दा और सिगरेटों की कंपनियां बंद हो जाएंगी तो बड़े बड़े टेस्ट मैच और बड़े बड़े प्रोग्रामों को आयोजन कौन करेगा? ऐसे सारे प्रोग्राम बंद हो जाएंगे। हाँ, ऐसी कंपनियां सबसे बड़ी आयोजक होती हैं। बड़े बड़े टेस्ट मैच और बड़े बड़े प्रोग्राम्स तब भी होते थे जब उनका आयोजन ऐसी कंपनियां नहीं करती थी। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि एक सच्चे कलाकार को, एक सच्चे खिलाड़ी को ऐसे किसी भी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए जिसका आयोजन पान मसाला, सिगरेट, गुटखा कंपनी कर रही है। बहुत खूबसूरत बातें चल रही है, लेकिन समय हमें अनुमति नहीं देता। अंत में मैं आपसे चाहूंगा बच्चों के लिए आपका खास संदेश। देखिए, बच्चों को मैं सालों से बोलता आया हूं, शरीर मंदिर है, उसकी पूजा कीजिए। ये आपके काम आएगा, ये आपके भाई बहन के काम नहीं आएगा। लेकिन अब थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, आपकी ज़माना 2016 में पहुंचा है तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। तो आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो उनको कहता हूं वो है कि व्हाट्सअप छोड़ दीजिए पुत्र। ये व्हाट्सअप में इतने घुस गए हैं कि व्हाट्सअप के थ्रू ये लोग सब चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं। किसी को स्टूपिड बोलना हो तो भी टिक 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 यू स्टूपिड, फिर वो आएगा, फिर इसका आएगा, फिर उसका आएगा, फिर फोटो भेजते, ये भेजते। ये इन्होंने लाइफ बना दी है। इससे बाहर निकलो, क्योंकि क्या होगा, आपका एक आई कांटेक्ट जो होता है ना वो छूट जाएगा। आप हमेशा अपने फ़ोन को लेकर ऐसे बैठे रहते। मैंने देखा है आज के 27 लोग बैठते हैं, अगर आपकी शूटिंग में भी, उसमें से 20 आदमी यहाँ बैठे ऐसे कर रहे होंगे। दे डोंट टॉक टू ईच अदर्स। बच्चा बड़ा होगा, सामने एक उनके पास ऑफिसर होगा, अच्छा बच्चा बताओ तुमने क्या सीखा है, क्या तुम नौकरी के लिए अगर गया। अब वो आदमी को कांटेक्ट की आदत नहीं है। वो बोलेगा सर वो क्या है कि सर वो मैंने MBA किया है सर। दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं चाहता हूँ बच्चों को उसको उतना यूज करो जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया। लास्ट में एक संक्षेप में संदेश। डीडी राजस्थान सैटेलाइट चैनल है, पूरी दुनिया में देखा जाता है। हमारे डीडी राजस्थान के जो बड़े दर्शक हैं उनके लिए भीष्म पितामह के रूप में एक सूक्ष्म संदेश। डीडी राजस्थान को मैं कहना चाहूँगा, यशस्वी भव, विजयी भव, अच्छे प्रोग्राम बनाइए। आपका राजस्थान ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आप उसकी संस्कृति को लेकर पूरे विश्व में पहुंचाइए। मैं इसके लिए आपको कहना चाहूँगा, विजयी भव, यशस्वी भव, आयुष्मान भव। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत आनंद आया आज स्टूडियो में आकर के इस शानदार कार्यक्रम में। आपने बहुत अच्छी बातें कही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।
बजावत थे निचरावत राशि रचावत न्यारो राधा तिरुषावनो राधा तीरों साविरो राधा तीरु साविरो 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 प्रभु सब सखियन को प्यार धरिय गिरिवर धरण दो नक धरण बंसी धरिय गिर धरण दो नक धरण बंस धरिय गिरिवर धरण दो धरण बंसी धरिय गिरिवर धरण दो नक धरण बंसी धरिय गिरिवर धरण दो नक धरण बंस धरिय गिरिवर धरण दो नक धरण बंसी गिरिवर धरण दो नक धरिय गिरिवर धरण दो नक धरण धरण गो बजि धरिय गिरिवर धरण गो नक धरण बजि धरिय गिरिवर धरण गो नक धरण धरिय गिरिवर धरण गो नक धरण बजि धरिय गिरिवर धरण गो नक धरण गिरिवर धरण गिरिवर
धरण दोनक धरण दोनक धरण धरिया गिरिवर धरण दोनक धरण बाजी धरिया धरण दोनक धरण धरिया गिरिवर धरण गिरिधर 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 धरण